नमस्कार सभी को। एक और ये नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में मुझे बताना था। वैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ आप लोगों के लिए कि इस तरीके के जितने भी ऑर्डर आते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन, तो बेटर है आप लोग अगर इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लें, एक फ़ाइल बना लें जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऊपर से आती हैं, कोई भी चीज़ रूल्स से, आपके कोई नॉर्म से, तो ये अगर आप अपने पास रखेंगे तो ये बड़े काम आएंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो इनको गूगल ड्राइव पे अपनी मेल आईडी पे शेयर कर लें, उसमें सेव कर लें, क्योंकि पूरी सर्विस करनी है और सर्विस नहीं भी करनी है फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी रेजिग्नेशन से रिलेटेड या अन्य चीज़ें जो भी हैं, अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप इधर उधर घूमेंगे, लोग आपको मिसगाइड करेंगे और रिज़ल्ट कुछ निकलेगा नहीं। तो बेटर है कि ये चीज़ें आप अपने पास सुरक्षित रखें जिससे कि काम पर जब भी आपको लगे ये आपके काम आ सके। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये वीडियो जो है इसको अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो है क्या कि इन्होंने लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन था उसको दिया है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, और आपको जानना भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया, पूछा कि सर मुझे लीव चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने मुझे कहा मुझे नहीं पता कौन देगा। तो प्रिंसिपल चूँकि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, प्राइवेट हैं, उनको नहीं ये सारी जानकारी होती। और फिर अभी सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन जो भी चीज़ें इन्होंने इसमें दी हैं वही सारी चीज़ें होती भी हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी बता रखा था, लेकिन अब EMRS ने पर्टिकुलर लेटर जारी किया है, इसलिए हमारे लिए जानना और ज़रूरी हो जाता है। जैसे है क्या, कौन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जितनी भी लीव हैं, चाहे CL हो, चाहे EL हो, चाहे हाफ पे लीव हो, CCL हो, ML हो, मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव हो, या EOL हो, या कम्यूटर लीव हो, या रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। अब बहुत सारी लीव यहाँ पे दी हैं। तो इसमें CL पे मैंने वीडियो बनाया है, EL पे वीडियो बनाया है, HPL पे बनाया है, CCL पे बनाया है, मैटरनिटी लीव पे बनाया है। पैटर्निटी लीव को भी मैंने कवर किया है मैटरनिटी लीव में, बट हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट क्लियर ना हो, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। EOL पे भी मैंने वीडियो बनाया है, कम्यूटर लीव पे नहीं बनाया है, इस पे मैं बना दूँगा। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जस्ट अभी मैंने बताया था क्या होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हॉलीडेज़ आपको जानना ज़रूरी हैं। अब इसमें है क्या, इन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी तरीके की छुट्टियां हैं, जितने भी तरीके की लीव्स हैं, इनको सैंक्शन कौन कर सकता है, तो इसके लिए प्रिंसिपल ही है जो सैंक्शन करेगा। ठीक, कौन करेगा? प्रिंसिपल। जैसे अभी तक क्या होता था, आप लोग जब प्रिंसिपल से बात करते थे तो प्रिंसिपल टाल मटोल कर देता था और कहता था कि मुझे नहीं पता कौन करेगा, या आप नेस्ट के पास जाइए या सोसाइटी के पास जाइए। बट सीधा सीधा क्लियर है कि इन छुट्टियों के लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देनी होगी, प्रिंसिपल ही वो अप्रूव करेगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो लीव है वो कोई राइट नहीं है हमारा, वो अधिकार नहीं है। जैसे कि कई लोग कहते हैं नहीं छुट्टी देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। लीव किसी भी तरीके का राइट नहीं है, लेकिन अगर हाँ, अमूमन होता यही है कि कोई भी अथॉरिटी उसको मना नहीं करती है, क्योंकि अगर ज़रूरी है भाई छुट्टी हमें, तो अगर उनको लगता है कि नहीं ठीक है तो वो सैंक्शन कर ही देते हैं। तो ये जितनी भी लीव्स हैं इनको कौन करेगा सैंक्शन? प्रिंसिपल करेगा। लेकिन इसके आगे हम देखते हैं कि अगर ये छुट्टियां हमें 30 दिन से ऊपर की चाहिए, जैसे अगर 30 डेज़ तक चाहिए तब तो प्रिंसिपल ही करेगा, लेकिन इन्हीं छुट्टियों को 30 दिन से ऊपर का चाहिए हमें, 32 दिन, 35 दिन, 40 दिन, तो उस केस में CCL और मैटरनिटी लीव को छोड़ करके, CCL और मैटरनिटी लीव जो मातृत्व अवकाश होता है और CCL जो चाइल्ड केयर लीव होता है, उसको छोड़कर फिर जो है हमारी सैंक्शनिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है, तब स्टेट सोसाइटी उसको सैंक्शन करेगी। यानी फिर ये पावर प्रिंसिपल के पास नहीं रहती है। यानी 30 दिन तक की छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल अप्रूव कर सकता है, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा की हमें चाहिए तो फिर वो स्टेट सोसाइटी करेगी।
किसको? सीसीएल और मैटरनिटी लीव को छोड़कर। यानी सीसीएल और मैटरनिटी लीव अगर आप 30 दिन से ज़्यादा की भी लेते हैं तब भी वो प्रिंसिपल के पास ही पावर है। ठीक, क्लियर हो गया होगा ना यहाँ पर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इफ़ द पीरियड ऑफ लीव अदर देन चाइल्ड केयर लीव एंड मैटरनिटी लीव एक्सीड 3 months द केसेस में बी रिफर टू नेस्ट। अब अगर आपको चाहिए 3 मंथ से ज़्यादा, जैसे 3 मंथ से ज़्यादा की छुट्टी चाहिए सीसीएल और मैटरनिटी लीव को छोड़कर, ऊपर जितनी भी छुट्टियां हैं, हाफ पे लीव है, आपकी अर्न लीव है, ईओएल है, कम्यूटेड लीव है, अगर ये 3 महीने से ज़्यादा की चाहिए तो उस केस में फिर इसके लिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपका नेस्ट है। फिर ये स्टेट सोसाइटी भी इसको अप्रूव नहीं कर सकती। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सीसीएल और मैटरनिटी लीव इसकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो प्रिंसिपल ही रहता है, वो चाहे जितने दिन की हो। क्योंकि चाहे जितने दिन का क्या, इसमें भी क्लॉज है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि 6 महीने की ही मैटरनिटी लीव मिलती है, तो वो 6 महीने ही मैक्सिमम उसका पीरियड है जो प्रिंसिपल के हाथ में होता है। लेकिन इन 2 छुट्टियों को छोड़कर अगर 30 दिन की तक छुट्टी ले रहे हैं तो प्रिंसिपल देगा। 30 दिन से 3 महीने तक अगर हम ले रहे हैं, 30 दिन से ज़्यादा और 3 महीने से कम, तब स्टेट सोसाइटी देगी। और 3 मंथ से ज़्यादा अगर हमें छुट्टी चाहिए तो फिर वो नेस्ट देगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब मान लो ये छुट्टियाँ थी उन लोगों के लिए जो प्रिंसिपल को छोड़कर टीचिंग स्टाफ था। टीचिंग या नॉन टीचिंग जितना भी एएमआरएस का स्टाफ है, अगर उसको छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल अप्रूव करेगा। और अगर प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए तो इन्होंने लिखा है, इन रिगार्डिंग ऑफ प्रिंसिपल कैजुअल लीव एंड रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में बी सैंक्शनड बाय स्टेट सोसाइटी। जो सीएल है और आरएच, प्रिंसिपल की छुट्टी की बात हो रही है। अगर प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए तो सीएल और आरएच जो है स्टेट सोसाइटी अप्रूव करेगी। लेकिन इसके अलावा अगर और अन्य किसी भी तरीके की छुट्टी प्रिंसिपल को चाहिए तो फिर नेस्ट जो है, जो हेडक्वार्टर है, वो सैंक्शन करेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है बड़ा ही ये एक शॉकिंग है, इन्होंने कहा है स्टडी लीव। इन्होंने कहा इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईएमआरएस देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ स्टडी लीव। स्टडी लीव इन्होंने मना ही कर दिया कि स्टडी लीव नहीं मिलेगी आप लोगों को, जबकि अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें स्टडी लीव मिलती है कि 5 ईयर्स की सर्विस के बाद आप जो है स्टडी लीव ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीधे मना ही कर दिया कि स्टडी लीव है ही नहीं। तो जब मना कर दिया तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट, ये भी थोड़ा सा हमें निराश करने वाला है। इसमें लिखा इशुएंस ऑफ एनओसी फॉर एम्प्लॉइंग एंड अपीयरिंग फॉर हायर पोस्ट। तो इसमें 2 इन्होंने क्लॉज दिए हैं। पहला, इफ़ द कैंडिडेट हैड ऑलरेडी अप्लाइड बिफोर ज्वाइनिंग ईएमआरएस द सेम में बी ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ अदर देन सेल्फ। कि जैसे मान लो आपको एनओसी चाहिए, एनओसी मैं कई बार बता चुका हूँ, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, यानी जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये चाहिए होता है। तो जिस आप डिपार्टमेंट में हैं, जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसको कोई समस्या नहीं है, आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो इसी के लिए एनओसी वो जारी करता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ईएमआरएस में आने से पहले आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है किसी भी डिपार्टमेंट का, और अगर आपने उसका इंटीमेशन किया है, तो फिर वो एनओसी आपको इशू कर सकते हैं। वो भी कौन करेगा? कि प्रिंसिपल। लिखा है द सेम में बी ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल। वो किस केस में? अगर आपने मान लो 1 महीने पहले ज्वाइन किया है और उससे भी पहले आपने कोई एग्ज़ाम या दे रखा है, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, या फॉर्म आपने फिल कर रखा है, उसका एग्ज़ाम होना है, और उसको आपने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म भी किया है ईएमआरएस को कि सर मैंने ये फॉर्म फिल कर रखा है या ये एग्ज़ाम दे रखा है, तो उस केस में भी क्या है कि वो प्रिंसिपल आपको एनओसी दे देगा। फिर इसके बाद जो है दूसरा है कि अगर आप ईएमआरएस में आने के बाद कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, मींस फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, कोई आप जो है फ्रेश एप्लीकेशन कोई भर रहे हैं, यानी आप जॉब में आ चुके हैं, उसके बाद कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं और फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि 2 साल से पहले आपको एनओसी नहीं मिलेगी। यानी प्रोबेशनरी पीरियड जो आपका है 2 साल का,
तो भूल जाइए, आपको एनओसी नहीं मिलेगी। तो अब क्या है, ऐसे में क्या करना है हमें, इसका भी एक विकल्प है, लेकिन वो विकल्प मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसका भी एक विकल्प है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, क्योंकि ऐसे तो फिर यही हो जाएगा जैसे कि एनवीएस ने तो 5 साल का बैन लगा रखा है कि जिसकी 5 साल सर्विस नहीं होगी पूरी, तो वो उसको एनओसी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भाई कोई दूसरी जॉब में ज्वाइन नहीं करेगा जा कर के, करते हैं, फिर भी करते हैं, उसका रास्ता निकालते हैं हम, तो उसको यहाँ पे बताना ठीक नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं ज़रा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। Sanctioning of HRA for EMRS employees who are staying outside the campus. Wherever the accommodation is not provided to the staff in EMRS campus, HRA as applicable in the respective area may be sanctioned by the principal. जैसे इन्होंने कहा है कि अगर स्टाफ जो है EMRS कैंपस में नहीं रहता है, यानी उसको क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ, इसको ऐसे समझे, तो उसको HRA जो है प्रिंसिपल सैंक्शन कर सकता है। If the staff is not residing in the allotted accommodation, the staff is not eligible for drawing HRA. Important चीज़ है, अगर आपको प्रिंसिपल कोई रूम अलॉट कर रहा है और आप उसमें नहीं रह रहे हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने आपको कोई क्वार्टर दे दिया, कई बार ऐसा होता है कि प्रिंसिपल क्वार्टर अलॉट करता है, लेकिन वो इतनी बुरी कंडीशन में होता है कि आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई भी उसमें नहीं रहना चाहिए। या कई बार ऐसा टीचर को लगता है कौन क्वार्टर में रहेगा स्कूल कैंपस में, बाहर ही रहते हैं, अगर उनको लगता है थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, या उनको लगता है कि HRA हमारा ज़्यादा है, अगर हम कैंपस में रहेंगे तो HRA हमारा कटेगा, और बाहर हमें उससे कम पे मिल जा रहा है तो बाहर रह लेते हैं, HRA अगर मिल जाएगा हमें तो बचा लेंगे, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, अगर प्रिंसिपल आपको अलॉट कर रहा है और आप उसको नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप बाहर रह रहे हैं, तो HRA नहीं मिलेगा। साफ साफ लिखा है, इफ़ द स्टाफ इज़ नॉट रिजाइडिंग इन द अलॉटेड एकोमोडेशन, द स्टाफ इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइंग HRA। The principal has to mandatorily reside in quarter constructed for the purpose in the campus if house is available. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो HRA मिलेगा, आप क्वार्टर में रह रहे हैं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको क्वार्टर अलॉट किया गया है या कोई रूम अलॉट किया गया है, फिर भी आप नहीं रह रहे हो, तो भी HRA नहीं मिलेगा। बाकी आगे प्रिंसिपल के लिए लिखा, द प्रिंसिपल हैज़ टू मैंडेटरीली रिजाइड इन क्वार्टर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज़ इन द कैंपस इफ़ हाउस इज़ अवेलेबल। बाकी प्रिंसिपल को तो वहीं रहना पड़ेगा, अगर उसके लिए अवेलेबल है तो वो वहीं रहेगा। दूसरा है इसमें हॉस्टल वार्डन के लिए कि हॉस्टल वार्डन्स हैव टू स्टे इन द EMRS कैंपस ओनली। हॉस्टल वार्डन जो है वो कैंपस में ही रहेंगे। अरेंजमेंट फॉर द सेम इज़ टू बी डन बाय द प्रिंसिपल। कैसे भी करें, हॉस्टल वार्डन को ज़रूर रूम देना है कैंपस में, ये चीज़ ध्यान रखे प्रिंसिपल। मेरे पास अभी 1-2 केस ऐसे आए थे जहाँ पर हॉस्टल वार्डन बाहर रह रहे थे, रूम को नहीं दिया गया था, फ़ोन किया था लोगों ने, लेकिन अब जैसे ये लेटर पहुँचेगा उनके पास, उनको देना पड़ेगा। आगे बात करते ट्रांसफ़र ऑफ अपॉइंटेड्स। इसकी तो बात मत करिए, यहाँ पर भी इन्होंने मना किया है। It is communicated that the transfers will be effective through the online transfer portal of NEST, which will be made live once transfer policy is published. और no request of transfer will be entertained. तो इसकी तो कोई अभी बात मत करिए। एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, societies are empowered to decide on case-to-case basis. Only genuine cases may be considered for a period up to 1 month from the last date as mentioned in the offer of appointment. If the female employee is on the family way, an extension may be considered accordingly. If the candidate is already working in any government organization, notice period in the present organization may be considered for the extension. Extension के लिए किनको मिलेगा? सबसे पहले तो अगर कोई जेन्यून केस है किसी का, तो उसको 1 महीने तक का एक्सटेंशन दिया जाए, और फीमेल एम्प्लॉई अगर कोई है और प्रेग्नेंट है वो, तो उसको उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंशन दे दिया जाए। कहने के मतलब जब वो उसकी डिलीवरी हो जाए, वो फिट हो जाए ज्वाइन करने के लिए, तब तक का एक्सटेंशन उनको मिल सकता है।
कोई किसी दूसरी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहा है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है और वहाँ से छोड़ के वो आ रहा है, तो उसको भी दे दिया जाए, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर अपना नोटिस पीरियड या जो भी है उसका नहीं सर्व कर लेता तब तक वो रिलीव नहीं होगा, तो ऐसे भी केस में उसको दे दिया जाए। तो ये चीज़ें इन्होंने एक्सटेंशन से रिगार्डिंग बताई हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन, क्योंकि बहुत सारे रेजिग्नेशन हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि EMRS किसी को रास नहीं आ रहा। और मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल, अभी तक सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन नवोदय और KV में होते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन EMRS में हो रहे हैं और होंगे। Acceptance of resignation of EMRS employees, terms and conditions mentioned in the offer of appointment will be followed. Societies are empowered to accept the resignation respect of all employees other than principal. तो इसमें कहा गया है कि प्रिंसिपल को छोड़कर जितने भी अगर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है तो उसके लिए सोसाइटी को ये एम्पावर किया गया है कि वो एक्सेप्ट करेगी। Intimation is to be communicated to NEST immediately after accepting and relieving the concerned staff. In respect of principal, the proposal is to be submitted through society to NEST. लेकिन अगर प्रिंसिपल रिज़ाइन कर रहा है तो स्टेट सोसाइटी उसको नेस्ट के पास भेजेगी। प्रिंसिपल स्टेट सोसाइटी को देगा, स्टेट सोसाइटी आगे नेस्ट को फॉरवर्ड करेगी और नेस्ट उसको मतलब डिसीजन लेगा। इफ़ द रिज़ाइंड स्टाफ डिज़ायर टू कम बैक द केसेस हैव टू बी रिफर टू नेस्ट ओनली। लेकिन मान लो कोई रिज़ाइन करके चला जाता है लेकिन वो फिर से वापस आना चाहता है, तो ऐसे केसेस को डील सिर्फ नेस्ट करेगा। यानी कोई रिज़ाइन दे रहा है तो मतलब प्रिंसिपल को छोड़ के, तो वो रिलीविंग और एक्सेप्टेंस का पूरा जो पावर है वो सोसाइटी के पास है। लेकिन प्रिंसिपल के केस में सोसाइटी के पास ना होकर वो नेस्ट के पास है। सोसाइटी उस केस को रेफ़र करेगी आगे और नेस्ट उस पर डिसीज़न लेगा। लेकिन कोई अगर फिर से ज्वाइन करना चाह रहा है, यानी रिज़ाइन करने के बाद फिर से वापस आना चाहता है, तो नेस्ट ही डिसाइड करेगा। फिर है बड़ा ही निराश करने वाला पॉइंट, इंक्रीजिंग द पीरियड ऑफ वैकेशन टू 90 days सिमिलर टू JNVs। वैकेशन शेड्यूल एज सर्कुलेटेड बाई लेटर नंबर दिस 15/7/2024 फॉर 60 days इज़ टू बी स्ट्रिक्टेड फॉलोड। लोगों ने मेल किए 90 दिन की छुट्टी बढ़ाने करने के लिए JNV के तरीके से सीधे मना कर दिया कि भाई 60 दिन का है, उसी को फॉलो किया जाए। मेडिकल फैसिलिटीज़ में कहा है पॉलिसीज़ बीइंग फॉर्मुलेटेड, एक पॉलिसी ये बना रहे हैं तब तक के लिए एज एन इंटरिम मेजर ऑन केस टू केस बेसिस स्टेट सोसाइटीज़ में सैंक्शन द रियम्बर्समेंट एंड चार्ज द सेम अंडर द सैलरी हेड एज़ पर CGHS रेट। तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई मेडिकल पे एक्सपेंडिचर होता है तो वो पैसा अपना आपका रियम्बर्स हो जाएगा, वो भी CGHS के रेट पर, मतलब CGHS के रेट से वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो भी आप कर रहे हैं उनके बिल वाउचर कलेक्ट करते रहिए। और होता क्या है इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। 3 महीने के ही बिल वाउचर वो लगते हैं, 3 महीने से ज़्यादा हैं तो फिर वो वैलिड नहीं रहेंगे। तो जब भी आपका ट्रीटमेंट ओवर हो, यानी उसके विदिन 3 मंथ आप इसको पुटअप कर दें वहाँ पर। इसमें डिटेल में बात करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑफिस टाइमिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस स्टाफ, जो ऑफिस स्टाफ है यानी JSA, अकाउंटेंट, SSA, जो ऑफिस स्टाफ है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑफिस टाइमिंग विल बी 9 AM to 4 PM। ये 9 से 4 तक रहेंगे विद हाफ एन आवर लंच ब्रेक, उसमें आधे घंटे का लंच ब्रेक होगा। इट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेटेड दैट EMRS विल फंक्शन फॉर 6 days इन ए वीक, 6 दिन चलेगा। हमें लगता है इसमें इन्होंने 2nd सैटरडे 4th सैटरडे भी छुट्टी नहीं रखी है, फिर 6 days इन ए वीक। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको आप सेव करके रखिएगा। ठीक है, आप कहीं भी इस नोटिफिकेशन को सेव कर लें, बाकी कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।